गति का परिचय देखेंगे। इसका जो परिचय है ये क्या कहता है। सबसे पहले बेटा इसमें जो इसका सामान्य धर्म होता है गति का, सामान्य धर्म जो इसका होता है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। अब देखिए किसी वस्तु का के साथ समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। गति का जो हम परिचय देंगे बेटा वो इस प्रकार से होगा कि आप गति का परिचय देखिए। इसका जो सामान्य धर्म होता है गति का वह यह होता है कि स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। जब किसी स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां गति हुई है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी गति होती है, दौड़ते हैं उसमें भी गति होती है, साइकिल चलाते हैं उसमें भी गति होती है। किसी वस्तु गति होता क्या है, किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। किसी वस्तु में समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। जैसे आकाश में उड़ता पक्षी, आकाश में उड़ता पक्षी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख भी दिया, आप देख रहे हैं। कह रहा है किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन। आकाश में उड़ता पक्षी, पक्षी जो है वो बैठा है पेड़ पर और अपनी स्थिति में बैठा था। इस समय वो आकाश में उड़ रहा है तो अपनी स्थिति में उसने परिवर्तन कर लिया, अर्थात वो बैठा था अब उड़ने लगा, ये हो गया गति। बैठा था तो विरामावस्था में था, चलने लगा तो गति अवस्था में आ गया। इस तरीके से गति आपको क्लियर हो गया होगा कि गति किसे कहते हैं। आपका कोई डाउट नहीं बचा बेटा। बहता हुआ जल, जल जो होता है नदी में बिल्कुल शांत स्थिर नहीं रहता है, आप जानती हो, लेकिन तालाब का जल स्थिर होता है इसलिए वह गंदा होता है। लेकिन नदी हमेशा बहती है, झरना हमेशा बहता रहता है इसलिए उसका जल साफ होता है। इस तरीके से एक स्थिर जल गतिज अवस्था में आ जाती है तो वहां पे गति का निर्माण हो जाता है। सड़क पर चलती बस आदि, जो बस खड़ी थी अभी तक वो बस अब चलने लगी है। सड़क पे ही बस खड़ी थी और सड़क पर ही बस चल रही है, अर्थात अपनी ही स्थिति में वह परिवर्तन कर रही है, इसी को कहते हैं गति। अब कोई डाउट आपका रह गया हो बेटा तो आप कमेंट कर देना हम कि गति के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ मोशन, गति कितने प्रकार की होती है। हमने आपको पहले ही भी बताया था कि हम आपको एक छोटी सी बेसिक से बेसिक जानकारी के साथ आपको पढ़ाएंगे कि आपका जितना भी डाउट है जो हर बच्चे का होता है, कभी ना कभी हमारा भी रहा है, वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। टाइप ऑफ मोशन,
गति के प्रकार। तो सबसे पहले हमारी जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है पथ के प्रकृति के आधार पर गति और दूसरी होती है विमा के आधार पर गति। तो आप देखेंगे पहली गति हमारी होती है पथ के प्रकृति के आधार पर गति और दूसरी गति हमारी होती है विमा के आधार पर गति। विमा के आधार पर गति सरल रेखीय गति दूसरी गति हमारी होती है दोलन गति। इस तरीके से ये हमारा प्रकृति के आधार पर हो गया। एक विमीय गति, दूसरी होती है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति और तीसरी हमारी होती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति इस तरह की बात करते हैं तो गति के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पथ के प्रकृति के आधार पर गति, दूसरा होता है विमा के आधार पर गति। पथ के प्रकृति के आधार पर तीन गतियां होती हैं, तीन प्रकार की, और विमा के आधार पर भी तीन गतियां होती हैं। पहली गति पथ के प्रकृति के आधार पर जो होती है वो होती है सरल रेखीय गति, दूसरी होती है घूर्णन गति, तीसरी होती है दोलन गति। और इसके आधार पर विमा के आधार पर तीन गतियां होती हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इस सरल रेखा में गति करता हुआ कण सरल रेखीय गति कहलाता है। दौड़ते हुए बालक की गति। और एग्जाम्पल, कार की सीधी सड़क पर गति, ये हमारा कहलाता है सरल रेखीय गति। सरल रेखा में गति करता कण सरल रेखीय गति कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको लिखा दें, एक से दो लिखा दे रहे हैं। देखिए आप बेटा, सरल रेखीय रेखा में गति करता कण जैसे कार की सीधी सड़क पर गति, ये सरल रेखीय गति है। पर गति ये बिल्कुल ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है। यहां पे मान लीजिए कार है, ये कार सीधे यहां जा रही है, तो ये सीधी गति हो गई, बिल्कुल सरल रेखीय गति। दौड़ते हुए बालक की गति, ये बेटा सीधी सड़क है और इस पे एक बालक है जो इधर को दौड़ रहा है या इधर को भी दौड़ सकता है, तो ये सीधा ही दौड़ेगा क्योंकि रोड सीधी है बिल्कुल। तो ये हो गई सरल रेखीय गति।
अगला आपका आता है, अगला दूसरी गति बेटा हमारी आती है घूर्णन गति। वृत्ताकार पथ में अपनी अक्ष पर जैसे ये मान लो नाभिक आपने पढ़ा होगा परमाणु, परमाणु में नाभिक के चारों ओर जब एटम्स चक्कर लगाते हैं कैसे लगाते हैं बेटा, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो ये घूर्णन गति है कि अपने अक्ष पर घूर्णन करता हुआ पिंड घूर्णन गति कहलाता है। की गति साइकिल के पहिए की गति। आप बेटा देखते हो ये पंखा है मान लो और इसमें पत्ती लगी। अब इस पंखे में ये एक इसका बॉर्डर बना है और ये पत्ती जो इसके तीरों लगी है जो हमको हवा देती है, ये इसी में घूमती रहेगी। तो ये हो गई घूर्णन गति। साइकिल आप देख रहे हो, साइकिल यहाँ पे दो पहिया लगा है, ये इसकी हैंडल हो गई। अब इस साइकिल को हम जितना चलाएंगे, यहाँ पे पैडल होती है, इस पैडल को मारेंगे, चैन के द्वारा साइकिल बनी होती है। अब इस साइकिल के पहिए को हम जितना चलाएंगे ये ऐसे घूर्णन अपने अक्ष पर ही घूमता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, अर्थात अपने अक्ष पर ही घूमता हुआ आगे बढ़ जाए और अपनी स्थिति को ना चेंज करे, वो हो जाता है घूर्णन गति। हमें विश्वास है कि आपको घूर्णन गति पता चल गई होगी और समझ में भी आ गया होगा। इस तरीके से अब हम तीसरी गति पढ़ते हैं। इसकी तीसरी गति क्या होती है, तो इसकी तीसरी गति होती है बेटा दोलन गति। दोलन गति हम किसे कहते हैं, निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे गति। गति कह रहा है दोलन गति में, क्या कह रहा है बेटा, दोलन गति में कह रहा है किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसके आगे पीछे की गति। अर्थात आपने घड़ी देखी होगी, लोलक देखा होगा, लोलक में क्या होता है, बालू की रेत जब गिरती है तो यहाँ पे मान लीजिए एक डोरी लगी है, वो एक बार इधर जाती है, एक बार इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है। अर्थात या एक बार ये ऐसे जाती है, एक बार ऐसे जाती है तो सीधी, लेकिन एक बार वो ऐसे जा रही है, एक बार ऐसे जा रही। तो ये हो गया दोलन गति। अर्थात आपने घड़ी देखी है, घड़ी इसमें 3 सुइयां होती हैं, ये घंटा की होती है आवर्स, ये मिनट की होती है, ये सेकंड की होती है। एमएचएस एक निर्देशांक का समय के साथ परिवर्तन।
जैसे ये एक सीधी सड़क है बेटा और इस पे कार जा रही है इसी डायरेक्शन में और कार यहां पहुंच गई। ये हो गया सरल रेखीय गति। दूसरी गति हमारी आती है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति खेप तथा चक्कर लगाते हुए ग्रह की गति। यहाँ x था, यहाँ y था, ये सीधी सड़क है और इस पे कार जा रही है, तो इसलिए एक विमीय गति में कहा गया है कि एक निर्देशांक का समय के साथ परिवर्तन हो जाए। कार पहले x के पास थी, अब y के पास है, इसलिए ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है। अगला है द्विविमीय गति में कह रहा है कि दो निर्देशांकों का समय के साथ परिवर्तन, अर्थात एक निर्देशांक हमारे पास एस एक्स है और दूसरा निर्देशांक हमारे पास y है। अब यहां से चलकर यहां पे आने के बाद ये बिंदु है और ये दो निर्देशांक है हमारा, और इनमें जो गति होगी वो बिल्कुल अलग होगी। जैसे सूर्य का चक्कर लगाते समय x चक्कर लगाएगा तो y को घूम के आएगा, y चक्कर लगाएगा तो x को घूम के आएगा, अर्थात घूर्णन गति को ही हम द्विविमीय गति कह सकते हैं। अगला आपका आता है त्रिविमीय गति। तीसरा बेटा हमारा आता है त्रिविमीय गति। ये क्या होता है? तीनों निर्देशांकों का समय के साथ परिवर्तन त्रिविमीय गति कहलाती है। मच्छर, पक्षी, अणुओं की गति। जैसे हमारे पास तीन बिंदु हैं, तीन निर्देशांक हैं और ये तीनों एक ही जगह से मिलते हैं, x, y, z। इसी बिंदु से जाते हैं, एक ही बिंदु से तीनों निर्देशांक जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं मच्छर, पक्षी तथा जल के अणुओं की गति। इसमें आप देखेंगे मच्छर अगर z के पास है, यहाँ पे है मच्छर, मॉस्किटो, यहां से यहां जाएगा तो उसकी स्थिति, उसकी स्थान उसका बदल जाएगा। y के स्थान पे जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा और फिर x के स्थान पे जाएगा तो भी वो उसकी स्थिति बदल जाएगी। अर्थात एक समय था कि वो यहाँ था
और एक समय है कि वो यहाँ से यहाँ आया, एक समय आया कि वो यहाँ पहुंच गया और फिर से उसने जेड के पास अपने पास आने की ठानी तो उसकी स्थिति फिर से बदल गई, त्रिविमीय गति। इस तरीके से हमारा जो है गति के प्रकार जो है वो क्लियर होते हैं। गति क्या है बेटा? तो गति का एक धर्म होता है कि स्थिति में जब परिवर्तन आ जाता है तो वो गति कहलाती है। गति का सामान्य धर्म होता है कि गति स्थिति में परिवर्तन आ गया वो गति कहलाएगा। किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। जैसे आकाश में उड़ता पक्षी, बहता हुआ जल, सड़क पर चलती बस। गति के प्रकार, गति दो प्रकार की होती है। पहला होता है पथ के प्रकृति के आधार पर गति। जैसे पथ सीधा है तो प्रकृति सीधा ही प्रकृति के आधार पे है तो ये बिल्कुल सीधी ही चलेगी। अगला आता है आपका विमा के आधार पर गति। उसकी विमा क्या बताती है? प्रकृति के आधार पे नहीं है। अर्थात अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हम इधर को भी जा सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं, अर्थात हम अपनी दिशा को बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा विमा के आधार पर गति। पथ के प्रकृति के आधार पर गति तीन प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, जिसमें बिल्कुल सीधी रेखा पर चलना है, सरल रेखा में गति करना है। जैसे चलती हुई बस, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, दौड़ता हुआ बालक, दौड़ती हुई बालिका। अगला घूर्णन गति। घूर्णन गति में हमने आपको बताया कि वृत्ताकार पथ पर, जैसे एटॉमिक होता है, नाभिक होता है, नाभिक परमाणु संरचना में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके जो एटम्स होते हैं, उसी प्रकार से वृत्ताकार पथ में अपनी अक्ष पर घूर्णन करता हुआ पिंड एक ही अक्ष पर बार बार घूम रहा है, ये हो जाता है घूर्णन गति। जैसे दोलन, पंखे की गति, साइकिल के पहिए की गति। अगला आता है दोलन गति। दोलन गति क्या है? किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसके आगे पीछे की गति, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसके आगे पीछे की गति। बेटा घड़ी आप देखते हैं, घड़ी में उसके निश्चित बिंदु से ही तीनों सुइयां निकली होती हैं। एक सेकंड बताती है, एक मिनट बताती है, एक घंटा बताती है। तीनों सुइयां एक ही बिंदु पर चलती हैं, लेकिन उनकी स्थिति और उनका स्थान बदलता रहता है, इसलिए उनको कहेंगे कि एक ही स्थिति के आगे पीछे, कभी आगे जाएंगे कभी पीछे जाएंगी, ये कहलाती है दोलन गति। जैसे आप मान लीजिए ये तीन सुइयां हैं, आप देख रहे हैं ये तीन सुइयां हैं। मान लीजिए ये मिनट की सुई है, ये सेकंड की सुई है, ये घंटे की सुई है। अब ये तीनों घूम के जाएंगी तो ऐसे घूमेंगी, एक स्थिति आएगी, ये इस प्रकार से हो जाएंगी, ये यहां पे आ गई, ये यहां पे गई, ये यहां पे चली गई। कभी ऐसा होगा ये यहां पे गई, कभी ये यहाँ पे गई। तो आप देख रहे हैं ये होती है हमारी दोलन गति। एक ही स्थिति में एक ही बिंदु से ये तीनों आपस में अदला बदली कर रही हैं, एक अपने स्थान को बदल रही हैं, लेकिन एक ही स्थान पे ये घूम रही हैं, इस स्थान से ये निकल नहीं सकती, इसलिए ये कहलाएगा दोलन गति। इस तरीके से अगला आता है विमा के आधार पर गति। विमा के आधार पर गति हम देखेंगे बेटा, तो पहली गति होती है सरल रेखी एक विमीय गति। एक विमीय गति में एक निर्देशांक का समय के साथ परिवर्तन। एक निर्देशांक हमारे पास है, आप देखिए ये एक सरल रेखा है और इस पे हमने मान लिया, आप देखिए ये सरल रेखा है, एक विमीय है और इस पे एक निर्देशांक है x। अब ये गति करता हुआ, ऐसे गति करता हुआ पहुंच गया दूसरे बिंदु पे, ये हो गया एक विमीय गति। एक ही निर्देशांक में समय के साथ परिवर्तन हो गया। पहले हम थे यहाँ, लेकिन ये चलते चलते यहाँ पहुंच गया और इसकी स्थिति बदल गई, इसका स्थान बदल गया, ये हो गया एक विमीय गति। अगला हमारा आता है
दो विमीय गति, दो विमीय गति में हम देखेंगे दो निर्देशांकों का समय के साथ परिवर्तन। मानते हैं कि ये हमारा एक बिंदु है, एक निर्देशांक हमारे पास यहाँ x है, यहाँ पे y है, दो निर्देशांक है। अब दोनों निर्देशांक पे हम अगर गति करते हैं, वृत्तीय चक्कर लगाते हैं, जैसे ये दो निर्देशांक हैं और इनका हम ऐसे चक्कर लगाए, एक ही बिंदु से ऐसे चक्कर लगाएंगे तो ये हम कितना भी चक्कर लगाएंगे, यहां से घुमाएंगे, ये इसी के साथ घूमता हुआ और इसी पे घूर्णन करता हुआ जाएगा। इसलिए ये क्या कहलाता है बेटा, दो विमीय गति, अर्थात दो निर्देशांकों को घुमा फिरा के फिर उसी पे अदला बदली करके उसके स्थान को बदल दे रहा है। एक ही बिंदु से उसके स्थान की जो दूरी, स्थान जो है वो बदल जा रहा है, ये हो जाता है दो विमीय गति। यहाँ पे है मान लीजिए x और यहाँ पे ये आपका है x बेटा, x निर्देशांक, और यहाँ पे मान लीजिए y निर्देशांक। अब ये यहाँ से गति करता हुआ घूमता हुआ ऐसे घूर्णन गति करता हुआ ऐसे आएगा और फिर मान लीजिए ये यहाँ था, यहाँ पहुंच गया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, इसके स्थान में परिवर्तन आ गया, इसलिए इसको कहेंगे द्विविमीय गति। अर्थात अब तीसरा हमारा आता है त्रिविमीय गति। क्या होती है त्रिविमीय गति में, आप देखेंगे ये हमारा एक, ये हो गया हमारा x निर्देशांक, ये हो गया हमारा y निर्देशांक और ये हो गया हमारा z निर्देशांक। अब ये तीनों एक ही बिंदु पर निर्भर है, एक ही बिंदु से गति करेगा बेटा। जैसे मच्छर होता है, इसको मानते हैं x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, ये z निर्देशांक। अब ये गति करता हुआ अगर इसके स्थान पे चला गया और ये गति करता हुआ इसके स्थान पे चला गया और ये गति करता हुआ इसके स्थान पे चला गया बेटा, तो ये तीनों ही चेंज हो गए और तीनों की स्थिति में परिवर्तन आ गया, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, उसका जो समय था, उसका जो स्थान था वो चेंज हो गया। अर्थात एक्स वाई जेड ने आपस में अदला बदली कर ली और अब तीनों अलग अलग दिशा में हैं, इसलिए तीनों निर्देशांक में समय के साथ परिवर्तन हो गया, इसलिए इसको कहेंगे हम त्रिविमीय गति। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस कि डिस्टेंस है क्या। तो सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं। दूरी हमको केवल परिमाण बताती है, दूरी केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती। केवल परिमाण, दिशा, दूरी केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती। दूरी कहलाती है, दूरी क्या होता है बेटा, ये केवल हमको परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती है, दूरी कहलाती है। हमने बताया ना कि ये केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती। वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी जो होती है बेटा वो हमको केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती है। इसका अर्थ हो गया कि वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की केवल हमको लंबाई बताएगा। इसका प्रतीक होता है स्मॉल डी, होता है इसका मीटर, मात्रक होता है बेटा इसका मीटर,
इसका मात्रक होता है मीटर, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसी राशि है, दूरी कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। और क्या पता करना है हमें दूरी के बारे में, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान क्या होता है। दूरी का मान क्या होता है, ये लिख लीजिए बेटा आप। दूरी की वैल्यू होती है, दूरी हमेशा धनात्मक में आती है, ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी जहां भी होगी वो धनात्मक होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। और धनात्मक का मतलब प्लस, ऋणात्मक का मतलब माइनस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, धनात्मक में आती है, ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी जहां भी होगी वो धनात्मक होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। स्मॉल डी बराबर पथ की लंबाई। हमने आपको बताया था ना, दिए गए वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई पथ की दूरी को बताता है। मान लीजिए एक सड़क है ए बी और ये 50 मीटर की है, लंबाई दी गई है इसकी। अब दूरी निकालनी है, दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर डी बराबर 50 मीटर, सीधा सा आंसर। दूसरा क्या है बेटा, विस्थापन। विस्थापन देखेंगे, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा कि विस्थापन है क्या। विस्थापन देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी, इसका मतलब क्या होता है, प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी। क्या होता है, इसका प्रतीक होता है मीटर। जिसको स्मॉल, ये बेटा सदिश राशि का होता है। प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। इसका मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है तथा शून्य भी आ सकता है। इसका मान एक ए और बी, ये प्रथम स्थिति है जो कि पूरी है,
विस्थापन हो जाएगा 0, यहाँ कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 0 और दूरी हो जाएगी 50 मीटर अर्थात 0। इस तरीके से हमारा दूरी और विस्थापन हुआ। अब हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। स्पीड, एक स्थित परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं। एकांत समय में तय की गई दूरी। चाल बराबर दूरी बटा समय। और औसत चाल बराबर क्या होता है बेटा? कुल दूरी बटा कुल समय। इस ये राशि हो भी, इसका प्रतीक होता है भी होती है तथा दिशा भी होती है। वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वेलोसिटी कहलाती है। विस्थापन वेग कहलाता है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग एक सदिश राशि है, इसकी राशि होती है सदिश। इसका प्रतीक होता है स्मॉल v। सूत्र इसका होता है बेटा विस्थापन बटा समय। कुल विस्थापन बटा
कुल समय ऋणात्मक वेग का जो मान होता है वो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। हैं तो जो सिर्फ परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती है, उसे हम दूरी कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में एक पाइप है और हम इससे इशारा कर रहे हैं कि आपको यहां से यहां जाना है। तो आपको यहां जब पहुंचना है, मान लीजिए दो निर्देशांक हमारे पास x एंड y, ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब ये निर्देशांक को इसको हमने बताया कि इसको परिमाण बता दिया कि लंबाई जानना है, 2 किलोमीटर जाना है। अब ये 2 किलोमीटर जाएगा, लेकिन हमने इसको ये नहीं बताया कि किस दिशा में जाना है। तो ये चाहे ये इधर आ जाए 2 किलोमीटर, या ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर आ जाए 2 किलोमीटर। तो कहने का मतलब सिर्फ परिमाण बताता है, दिशा नहीं बताता है, वही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। कि जैसे अभी हमने आपको पाइप में बताया ना कि 2 किलोमीटर या तो ये जाएगा इधर या तो ये जाएगा इधर, लेकिन अब हमने दिशा नहीं बताया। जैसे ये हमारा पूरब पश्चिम का दिशा है, इधर को हम जा रहे हैं तो पूरब को जा रहे हैं, इधर को हम जा रहे हैं तो पश्चिम को जा रहे हैं। तो हमने ये नहीं बताया कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है। अब कहने का मतलब मिलना है दोनों को, वो भी जा सकता है उधर और वो भी जा सकता है उधर। तो इस तरीके से जहां पे सिर्फ परिमाण की बात हो, दिशा की बात नहीं हो, वहां पे हमारा दूरी हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। प्रतीक इसका स्मॉल डी होता है बेटा, और मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसकी राशि होती है अदिश। तो मान आता है बेटा दूरी का, जब भी कोई मान आएगा तो वो हमेशा धनात्मक आएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है पथ की दूरी, तो अभी हमने आपको बताया ये पथ की लंबाई है, ये मार्ग की लंबाई है, और इसको ये जो पथ की लंबाई है ये है 50 मीटर। अब ए यहाँ पे खड़ा है, बी यहाँ पे खड़ा है, या तो बी इधर को आएगा या तो ए इधर को जाएगा, अर्थात 50 मीटर की दूरी तय करनी है। अब ए बी की ओर जाएगा कि बी ए की ओर जाएगा, कुल मिलाकर के ए और बी का मान 50 मीटर हो जाएगा। इसी को कहते हैं दूरी, और दूरी की बराबर पथ की लंबाई। हमारा आता है विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब किसी के स्थान पे किसी को लाके रख दिया जाए वही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है बेटा, प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसका प्रतीक x होता है, मात्रक इसका मीटर होता है। सूत्र इसका आप देख लीजिए, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, और इसका मान बेटा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और किसी भी स्थिति में शून्य भी हो सकता है। ये हमारा विस्थापन होता है। अगला हमारा है चाल, स्पीड। स्पीड क्या होती है, एक स्थित परिवर्तन की दर होती है। इसमें आपको हमने विस्थापन में नहीं बताया, विस्थापन में देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, दोनों के पथ की लंबाई है 50 मीटर। अब ये इसका प्रारंभिक स्थिति हो गया, ये इसकी अंतिम स्थिति हो गई। या तो बी ए की ओर जाए या तो ए बी की ओर जाएगा, बी जो है ए की ओर आएगा, ये पहली स्थिति हो गई। ए बी के पास जाएगा, ये अंतिम स्थिति हो गई।
अब इसके मध्य की जो दूरी होगी वही विस्थापन कहलाएगी, और मध्य की दूरी हमको दी गई है 50 मीटर, तो दूरी बराबर हो जाएगा 50 मीटर, और इसका विस्थापन हो जाएगा 0, चाहे ये इधर को आएगा ये इधर को जाएगा, दोनों की दूरी बिल्कुल सेम आएगी, 50 मीटर ही चलना है, चाहे ए बी की ओर जाए या बी ए की ओर जाए, इसलिए इसका जो मान आएगा वो बिल्कुल विस्थापन जो होगा इसका वो 0 होगा। हमारा आता है चाल, स्पीड क्या है? स्पीड एक स्थित परिवर्तन की दर है, स्पीड एक स्थित परिवर्तन की दर है जो एकांत समय में तय की गई दूरी होती है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय, जिसमें दूरी दी गई होगी, समय दिया हो गया होगा, जैसे दूरी दी गई है 50 मीटर और समय दिया गया है t दिया गया है 10 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालना है, इसकी चाल निकालना है, तो क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपान समय। तो इसको हम क्या करेंगे, x बराबर, स्पीड को x मान लेंगे 50/10, और यहाँ से एक शून्य कट गया, एक स्पीड का मान आ गया 5, चाल बराबर हो गया हमारा 5 प्रति मीटर सेकेंड, 5 प्रति मीटर सेकेंड। इस तरीके से ये हमारा स्पीड हो गया, चाल हो गया। अगला हमारा आता है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है? तो आप देख रहे हैं चाल भी होती है, वेग में चाल भी होता है, दिशा भी होता है। जैसे हम बता दें कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, और यहाँ से हमको जाना है स्कूल, ये स्कूल है। अब इसकी जो दूरी है, मान लीजिए घर हो गया, ये घर है, ये स्कूल है जहां हम डेली जाते हैं। अब ये स्कूल हमारे घर से उत्तर की ओर है, किस साइड में है, उत्तर की ओर में है, और इसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो यही जब हमको दिशा भी पता चलती है और चाल भी पता चल जाती है, दूरी भी पता चल जाती है, तो वही कहलाता है वेलोसिटी, वेग कहलाता है। एकांक समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, रास होती है सदिश। आपको जहां भी दिशा पता चलेगी, जहां पर भी आपको दिशा पता चल जाएगी, वो हमेशा सदिश राशि होगा। जहां पे दिशा नहीं पता चलेगी वो अदिश राशि हो जाएगा। यहाँ से आप सदिश राशि और अदिश राशि पता कर सकते हैं। इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है बेटा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। अर्थ, प्रतीक, मात्रक, व्यास, इसका प्रतीक होता है स्माले, इसकी राशि होती है सदिश, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल
हैं और समयांतराल को डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा भी को हम प्रदर्शित करते हैं u माइनस भी। तरीके से आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप त्वरण की बात करेंगे तब औसत त्वरण बराबर कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समयांतराल। v2 माइनस v1 डेल्टा t2 माइनस t1। इसका जो मान होता है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है तथा शून्य भी होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब होता है बेटा डिक्लिरेशन। इस तरीके से ये हमारा त्वरण हो गया। इसका अर्थ होता है वेग परिवर्तन की दर, प्रतीक होता है स्मॉल a, रास होती है सदिश, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और इसका त्वरण सूत्र जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल u माइनस भी अपान डेल्टा टी। इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और जब त्वरण का मान ऋणात्मक आता है तो उस स्थिति में इसे मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब डीएक्लीरेशन। औसत त्वरण इसका हो जाएगा कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल v2 माइनस v1 पान t2 माइनस t1। ये इसका गति के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समान गति, एक समान गति किसे कहते हैं? समान समय अंतराल में समय दूरी एक समान गति कहलाती है। समान समय अंतराल में असमान गति कहलाती है। तो गति के दो प्रकार होते हैं बेटा, पहला एक समान दूरी, दूसरा असमान दूरी। एक समान दूरी क्या होती है? जब एक ही समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान समयांतराल में समान दूरी एक समान गति कहलाती है। असमान गति क्या होती है? समान समय अंतराल में असमान दूरी असमान गति कहलाती। ये है समय, ये है दूरी।
ये यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 1, 2, 3, 4, 5। जो दूरी है इसकी ये मीटर में है, समय है एक समान गति में। सेकंड, जा कितना रहा है 0 मीटर। 0 सेकंड में 0 मीटर जा रहा है, तो ये हो गई एक समान गति। क्या आप देखेंगे ये 10 सेकंड जा रहा है, ये 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड 10 मीटर। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि एक समान समय में अंतराल में असमान दूरी हो गई। 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, असमान दूरी हो गई, असमान गति कहलाएगी। 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, 5 सेकंड में 50 मीटर, 5 सेकंड में 50 मीटर। तो हमें ये लगता है बेटा कि आपको दूरी और समयांतराल में जो दूरी है वो आपको पता चल गई होगी। इस तरीके से ये होती है एक समान गति, असमान गति। जब समय और दूरी दोनों बराबर हो तब वो कहलाता है एक समान गति। जब समय और दूरी में अंतर आ जाए, समान समय चल समान रहे, असमान दूरी असमान हो जाए, तब वो कहते हैं असमान गति। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला नियम है गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम में कहते हैं यदि कोई वस्तु स्थिर है या समरूप गति की अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर है या समरूप गति की अवस्था में है, समरूप गति की अवस्था में है, वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
प्रथम नियम को गैलीलियो का, जो कि विज्ञान के जनक हैं, जड़त्व नियम भी कहा जाता है। नियम भी कहा जाता है। गति का दूसरा नियम बेटा संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। जिस दिशा में बल लगाया जाता है गति का द्वितीय नियम कहलाता है। इसका सूत्र होता है बेटा बल बराबर गुणे त्वरण, जिसे कहते हैं F बराबर ma। गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम होता है बेटा ये प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यदि F1 क्रिया बल F2 प्रतिक्रिया बल हो तो F2 बराबर F1। ये गति का तृतीय नियम है। अब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण दो प्रकार से होते हैं, सरल रेखा में, ऊर्ध्वाधर रेखा में। तो ऊपर से नीचे की ओर गति, दूसरा स्थिति समय संबंध, स्थिति समय संबंध, तीसरा स्थिति वेग संबंध। न्यूटन के गति के तीन नियम होते हैं। गति का नियम न्यूटन ने दिया और यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक गति का प्रथम नियम,
यदि कोई वस्तु स्थिर है या समरूप गति की अवस्था में है तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक किसी भी चीज पे, जैसे हमने ये लिया है, अगर इसको हम ऐसे धक्का ना दें तो ये इसी स्थिति में यहीं पे रहेगी। अगर हम इसको इधर से ढकेलेंगे, बल लगाएंगे तो ये उधर को चली जाएगी। तो जब तक इस पे बल नहीं लग रहा है तब तक ये क्या है, समरूप गति की अवस्था में है। इस तरीके से ये गति का प्रथम नियम हुआ और गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। दूसरा होता है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या होता है, ये संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और यह नियम परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। जैसे ये अभी हमने आपको बताया कि हम जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में जाएगा, ऐसा नहीं है। हवा में लटकी हुई वस्तु किसी भी दिशा में जा सकती है, लेकिन किसी बाह्य बल लगाया जाता है तो वह उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में बाह्य बल लगाया जाता है। इसलिए ये दूसरी गति हो गई, गति का दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम गति का क्या है, जैसे हमने बताया बल बराबर मात्रक प्लस मात्रक गुणे त्वरण F बराबर ma, गति का द्वितीय नियम है। गति का तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यदि F1 क्रिया बल और F2 प्रतिक्रिया बल हो तो F2 बराबर F1। ये गति का तृतीय नियम हो गया। गति के 3 समीकरण होते हैं, दोनों के 3 प्रकार होते हैं। पहला, वेग समय संबंध में जो गति का सरल रेखा में संबंध होता है v बराबर u प्लस at। विस्थिति समय संबंध में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और स्थिति वेग संबंध में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और ऊर्ध्वाधर रेखा में जब बात करेंगे तो a के स्थान पे g रख देंगे और बाकी चीजें वही रहेंगी। तो यहाँ पे v बराबर u प्लस gt, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v2 बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। इस तरीके से ये हमारा गति का समीकरण भी हो गया। अब हम प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके गए पिंड के वक्र पथ में गति परवलयाकार होती है जिसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। इस तरीके से हमारा क्लियर हुआ कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। अगला आता है कि प्रक्षेप गति क्या होती है, तो इसे हम द्विविमीय गति भी कहते हैं। प्रक्षेप गति को हम दो विमीय गति भी कहते हैं। जिन पर 2 विमाएं होती हैं उन्हें हम 2 विमीय गति कहते हैं, गति भी कहते हैं। कि प्रक्षेप गति में पथ जो होता है वो बहुकेंद्रीय होता है। जैसे आप रास्ते में निकले हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही रास्ता होता है आपको उस जगह पहुंचने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो सारी गतियों में से प्रक्षेप गति एक ऐसी गति है जिसके पथ बहुकेंद्रीय हैं। आप कहीं से भी पथ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, ये पथ है और ये अगर प्रक्षेप गति का पथ है तो यहाँ पे आप यहाँ से भी रास्ता बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना, अर्थात प्रक्षेप गति में बहुकेंद्रीय पथ होता है। एक रास्ते नहीं, इसके अनेक रास्ते होते हैं। इसका उड्डयन काल क्या होता है, 2/4 sin थीटा। इसका उड्डयन काल होता है बेटा 2/4 sin थीटा अपान गुरुत्वाकर्षण जी।
इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होती है बेटा? उड्डयन काल को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से, और इसका अधिकतम ऊंचाई क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप काल की ज्यादा से ज्यादा जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो वो बेटा होती है एच स्मॉल एच बराबर यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसकी ऊंचाई होती है। इसका परास क्या होता है? इसका परास बेटा, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। इस तरीके से ये प्रक्षेप गति हो गई। इसका एक ये इसका जो अक्ष है, ये एक है एक्स, दूसरा है वाई। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके गए पिंड की वक्र पथ में गति परवलयाकार होती है, जिसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ये दो विमीय गति होती है, इसको दो विमीय गति भी कहा जाता है। प्रक्षेप गति में पथ बहुकेंद्रीय होता है। इसका उड्डयन काल 2/4 साइन थीटा अपॉन जी होता है, और इसका अधिकतम ऊंचाई होता है यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसका परास होता है, जो इसकी क्षैतिज दूरी है वो होती है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। इस तरीके से यहाँ पे हमने फिगर भी बना दिया है, आपका समझा दिया है। और नोट पॉइंट यहाँ से क्या निकला है कि 90 अंश कोण पर अधिकतम ऊंचाई होगी। जो इसकी ऊंचाई होगी वो लगभग 90 अंश से ज्यादा नहीं होगी, और इसका जो अधिकतम दूरी होगा वो 45 थीटा का मान 45 से ज्यादा नहीं होगा, और इसका जो परास होगा वो 2 इंटू ऊंचाई मैक्सिमम के बराबर होगा। इस तरीके से ये हमारा प्रक्षेप गति पूरा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो वृत्तीय गति बेटा हम पढ़ेंगे पिंड द्वारा वृत्तीय मार्ग पर गति, वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कहलाती। गति कैसी होती है बेटा? एक समान वृत्तीय गति होती है। इसमें एक समान वृत्तीय गति होती है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? चाल इसकी नियत होगी और वेग इसका अनियत होगा। वेग इसका अनियत होगा। इसमें वृत्तीय गति में जो एक समान वृत्तीय गति होगी उसमें चाल उसका नियत रहेगा और वेग उसका अनियत रहेगा, और असमान वृत्तीय गति में इसमें चाल और वेग दोनों अनियत रहेगा। नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की गति
नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की गति पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। इसके घटक ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन होता क्या है? यहाँ पे थीटा चाप अपान त्रिज्या, ए जो है ये है चाप बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और चाप को डेल्टा s से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है बेटा रेडियन। अगला हमारा आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग यश प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। ये रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध होता है। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। कोणीय वेग कहलाता है v बराबर डब्ल्यू आर या अगला आता है कोणीय त्वरण। अगला बेटा हमारा होता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? पिंड द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर गति वृत्तीय गति कहलाती है। ये इसमें एक समान गति होती है, जिसमें एक समान गति में चाल नियत होता है, वेग अनियत होता है। और इसमें जब असमान गति, उसमें चाल और वेग दोनों अनियत रहता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वृत्तीय गति कहलाती है। इसके घटक 4 घटक होते हैं बेटा वृत्तीय गति के। पहला कोणीय विस्थापन, जहां थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या मात्रक रेडियन होता है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, जिसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। इसमें रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध होता है। v बराबर ओमेगा आर या 2 पाई एन आर, ये इसका सूत्र है। अगला कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण में बेटा अल्फा बराबर ओमेगा अपान टी, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब केंद्रीय त्वरण जो होता है वो क्या होता है? तो अब केंद्रीय त्वरण एक्सीलरेशन मतलब a बराबर v स्क्वायर अपान आर, a बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। सदैव केंद्र की ओर होता है। अब केंद्रीय त्वरण जो होता है वो सदैव केंद्र की ओर होता है और केंद्र ये होता है जो बीच में होता है। इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम